पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 1 अप्रैल 2026 को जो घटना हुई, उसे लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये घटना अचानक हुई थी या इसके पीछे कोई पहले से बनी हुई योजना थी? क्या न्यायिक अधिकारियों को निशाना बनाना सिर्फ एक संयोग था या सुनियोजित साजिश का हिस्सा? क्या मतदाता सूची से जुड़े विवाद अब कानून व्यवस्था के संकट में बदल चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया सच में खतरे में? इन सभी सवालों के बीच घटनाक्रम लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दरअसल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 1 अप्रैल 2026 को बीडीए ऑफिस को घेरने की जो घटना हुई, उसमें 7 न्यायिक अधिकारी शामिल थे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे। ये अधिकारी मतदाता सूची में मौजूद लॉजिकल विसंगतियों को दूर करने का काम कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उन्हें घेर लिया गया और करीब 13 घंटे तक उनका घेराव चलता रहा। इस दौरान लगातार पथराव होता रहा और भीड़ पूरी तरह हिंसक हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपी। एनआईए ने मात्र 72 घंटे के भीतर जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी, वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाली बताई जा रही है। आज़ादी के बाद किसी राज्य में इस स्तर की घटना शायद पहले कभी नहीं देखी गई। रिपोर्ट के कई निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जिनमें कुछ अहम बिंदु सामने आए। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है, ये घटना अचानक या स्वतः स्फूर्त नहीं थी, बल्कि पूरी तरह योजनाबद्ध थी, जिसके लिए पहले से तैयारी की गई थी और लोगों को संगठित तरीके से बुलाया गया था। लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा करके भीड़ को इकट्ठा किया गया और ई रिक्शा के जरिए लोगों को मौके पर पहुंचाया गया। कोलकाता पुलिस ने अब तक इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज की हैं और 432 लोगों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 24 लोगों को विशेष तौर पर चिन्हित किया गया है, जिनमें से 5 के आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं और वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इनकी कॉल डिटेल्स भी एनआईए को मिल चुकी है, जिससे मामले की कड़ियां अब जुड़ती नजर आ रही हैं। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि भीड़ के बीच जानबूझकर महिलाओं को आगे किया गया ताकि पुलिस और सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने में कठिनाई हो और वो पीछे हटने पर मजबूर हों। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कार्यालय परिसर के आसपास कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनमें से 9 कैमरे खराब पाए गए। इनमें से 1 कैमरा मुख्य द्वार पर भी था। अब ये जांच का विषय है कि कैमरे वास्तव में खराब थे या उन्हें जानबूझकर निष्क्रिय किया गया। हालांकि कुछ कैमरों के बंद होने के बावजूद जो फुटेज सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक महिला न्यायिक अधिकारी को सड़क जाम करके लगभग 8 घंटे तक रोका गया। जब अधिकारी किसी तरह वहां से बाहर निकले तो उनकी गाड़ियों पर पथराव और डंडों से हमला किया गया। ये पूरी घटना कथित तौर पर पश्चिम बंगाल पुलिस की मौजूदगी में हुई। यद्यपि एनआईए की रिपोर्ट में पुलिस की उपस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बताई जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में। ये टिप्पणी बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि इसे भारत सरकार की आधिकारिक कानूनी राय के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक वीडियो प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सहयोगी नेताओं को ये कहते हुए दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भेजे गए केंद्रीय बल लोगों को पीटेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया और एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रहेगी और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी रिपोर्ट में बताया कि न्यायिक अधिकारी मतदाता सूची से जुड़े लगभग 60,06,000 मामलों का निपटारा कर रहे थे, जिनमें से लगभग 59,15,000 मामलों का निपटारा पहले ही किया जा चुका है और बाकी मामलों का काम जल्द पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए जो उन लोगों की शिकायतें सुनेंगे जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए और तय करेंगे कि किनके नाम जोड़े जाएं और किनके नहीं। लेकिन अब तक इन 19 ट्रिब्यूनल्स में केवल 2 मामलों की सुनवाई हुई और वो भी ऐसे उम्मीदवारों के थे जिनके नाम पहले से ही क्लियर कर दिए गए। ममता बनर्जी के वकील की ओर से कहा गया कि लगभग 20 लाख मतदाताओं के नाम ऐसे हैं जो पहले से चिन्हित थे, लेकिन उन्हें सूची से हटा दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन लोगों को मतदान से पहले नाम जोड़ने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। अब स्थिति यह है
कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना है, जिनके लिए नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल थी, जो बीत चुकी है। बाकी 142 सीटों के लिए नाम जोड़ने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल है, यानी बहुत सीमित समय बचा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करेगा। ऐसे में बड़ी संख्या में नाम सूची से बाहर हो सकते हैं और उनके दोबारा जुड़ने की संभावना बेहद कम रह गई। प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट माना जा रहा है कि 1 अप्रैल की घटना सुनियोजित थी। यदि किसी राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है और चुनाव आयोग के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षित है कौन। ऐसे माहौल में यदि चुनाव कराए जाते हैं तो मतदाताओं की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा। ये भी सवाल है कि मतदाता मतदान के लिए जाएंगे तो क्या वो सुरक्षित रहेंगे और मतदान के बाद या परिणाम आने के बाद उन पर हमला नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी है? इसका स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं दिखता और न ही कोई संस्था इस पर ठोस जवाब दे रही है। राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की जो कोशिश हुई उसे हिंसक बताया गया, लेकिन अंततः ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार को किसी भी प्रकार की राहत देने से भी इनकार कर दिया है। अब 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। यदि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, तो इस पर गंभीर विचार आवश्यक है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायिक अधिकारियों पर हमला योजनाबद्ध था और एक महिला न्यायिक अधिकारी को 8 घंटे तक रोका गया और हाईवे जाम किया गया। ये वही हाईवे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से अब तक कोई खेद या चिंता व्यक्त नहीं की गई। उनका कहना है कि प्रशासन पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं है और अधिकारी जब चुनाव आयोग के अधीन कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लेकर फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ये भी कहा गया यदि लापरवाही सिद्ध होती है तो आगे कार्रवाई हो सकती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव किस मतदाता सूची के आधार पर होगा, क्योंकि नाम जोड़ने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी, जिसका अर्थ ये भी निकाला जा रहा है कि हटाए गए नाम इस चुनाव में वापस नहीं जुड़ पाएंगे। अब तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कितने नामों को सही माना गया और किनको सूची में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया कई गंभीर सवालों और संदेहों के घेरे में। राज्य सरकार, सत्ताधारी दल और प्रशासन की भूमिका पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण कुछ हद तक कानून व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बताई जा रही है। अब ऐसे माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। एनआईए की अंतरिम रिपोर्ट को देखते हुए कई लोग मान रहे हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं दिखा है। फिलहाल इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर किसी नए अपडेट के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।